नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में जैसा कि मालूम है कि आपको बहुत सी खबरों की गहराई, बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलती, अखबारात में, टेलीविजन में, हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे ताकि आप मौजूदा हालात को, समाज को बेहतर अंदाज में समझ सकें। कानून की खबरों में बहुत कुछ होता रहता है, अदालतों में ऐसी बहुत सी चीजें होती रहती हैं जो आम लोगों को नहीं मालूम होती। हमारे दोस्त वरिष्ठ पत्रकार वदूद साजिद साहब कानून की खबरों पर भी खास नजर रखते हैं। पिछले हफ्ते उनसे बात हुई थी, अरब मुल्कों में क्या कुछ हो रहा है, भारत के मुसलमानों से मुताल्लिक जो कुछ यहाँ वाकयात हैं उसका रिएक्शन वहाँ क्या है, वो आप लोगों ने बहुत सराहा, देखा। और चूंकि वदूद साजिद साहब एक अच्छी तैयारी के साथ हमारे साथ बैठते हैं, तो वो बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन ला करके देते हैं जो आम तौर पर आपको नहीं मिलती। मैं साथ साथ ये भी बताता चलूं, वदूद साजिद साहब का अपना भी यूट्यूब चैनल है, VNI वदूद साजिद, जिसका लिंक हम यहाँ वीडियो के नीचे आपको दे रहे हैं। आप उस पर भी जाकर के उनकी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। वदूद साजिद साहब, बताइए कि ये कानून की दुनिया में क्या हो रहा है, खास तौर पर जस्टिस दीपक गुप्ता जो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं, उनकी तरफ से भी कुछ बहुत ही अहम कमेंट्स आए हैं मौजूदा सूरत हाल के बारे में। आपके पास क्या है इंफॉर्मेशन, क्या कुछ हो रहा है इस इंसाफ की दुनिया में, इंसाफ हो भी रहा है या नाइंसाफी हो रही है? ये बहुत अहम है। और किसी भी डेमोक्रेसी में जो 4 पिलर कहे जाते हैं उनमें से एक सबसे अहम जो है वो जुडिशरी होती है। हमारे यहाँ इस वक्त क्या सूरत हाल है और बड़े लोग क्या कुछ समझ रहे हैं, क्या कुछ बता रहे हैं? खास तौर पर जस्टिस दीपक गुप्ता ने क्या कह दिया, जो बहुत ज्यादा गहराई से गौर करने का मौजू बन गया। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन? काजी भाई, आपने सही कहा कि इंसाफ की दुनिया का क्या हाल है। देखिए, अभी तक आम लोग यही समझते थे कि इंसाफ की दुनिया में जो गरीब हैं और जो इंसाफ से महरूम हैं उनका ख्याल रखा जाता है और उनको बहुत जल्द इंसाफ मिलता है। लेकिन अभी 3-4 रोज पहले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस दीपक गुप्ता रिटायर हुए हैं और उनका फेयरवेल हुआ है। अदलिया की दुनिया में ये पहला वाकया है कि जब किसी रिटायर होने वाले जज का फेयरवेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। तो उन्होंने एक बहुत ही अहम बात कही, हालांकि और जजेस भी कहते रहे हैं, लेकिन जस्टिस दीपक गुप्ता ने एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, जिसको मैं अभी जिक्र करूंगा, आपसे शेयर करूंगा, अगर उसके बिटवीन द लाइंस में जाया जाए तो बहुत सी चीजें खुलकर सामने आती हैं। उन्होंने अपने फेयरवेल स्पीच में कहा कि खुलकर कहा कि लीगल सिस्टम अमीरों की मदद करता है और अमीरों और ताकतवरों के हक में काम करता है। और उन्होंने जो तीसरी बात कही कि हम जजेस को शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर रेत में नहीं दे लेना चाहिए, हम छुपा नहीं सकते, बल्कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उस प्रॉब्लम को हमें दूर करना चाहिए। ये 3 बातें उन्होंने बहुत ही अहम कही हैं। मैं शुरू में आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये तो सबको मालूम था, पूरा देश जानता है कि जिसके पास पैसा होता है वो हायर कोर्ट्स में पहुंच जाता है, हाई कोर्ट में चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, अपने हक की कोई चीज ले आता है, क्योंकि उसके पास पैसा होता है, महंगे वकील कर सकता है। गरीब आदमी ये काम नहीं कर सकता। लेकिन अमीर भी हो और ताकतवर भी हो जरूरी नहीं है। ताकतवर होना अलग चीज है, अमीर होना अलग चीज है। जस्टिस दीपक गुप्ता ने जो इशारा किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इशारा है। उन्होंने कहा है अमीरों और ताकतवरों के हक में काम करता है इंसाफ। तो अमीर कौन है? अमीर वो है जिनके पास पैसा है। वो कोई भी हो सकते हैं, किसी भी सेक्शन के हो सकते हैं, किसी भी धर्म के हो सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने एक शब्द कहा है ताकतवर, मैं इसका जो मतलब समझता हूं वो है इक्तिदार जिनके पास है, सत्ता जिनके पास है। तो सत्ता जिनके पास है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशारा उन्होंने किया है। इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। एक जगह वो अपनी फेयरवेल स्पीच में जो कहते हैं, मैं जिसको सुनाना चाहता हूं अपने दर्शकों को, वो कहते हैं द लीगल सिस्टम इज अपीयर टू वर्क फास्टर
if a rich person was behind bars, यानी अगर कोई अमीर आदमी जेल की सलाखों के पीछे है तो ऐसा लगता है कि कानून उसके लिए बड़ी तेजी के साथ काम करता है, यानी मोटर की तरह चलता है। और अगर कोई गरीब है तो उसका ट्रायल डिले कराया जाता है। ये बहुत ही अहम बात उन्होंने कही। एक और बात उन्होंने कही कि अगर कोई दौलतमंद और ताकतवर है तो वो ऊंची अदालतों तक बार बार जाता है और उस वक्त तक जाता रहता है जब तक वो अपना ट्रायल एक्सपेडाइट कराने का ऑर्डर ना ले ले, जबकि गरीबों के मुकदमे उनकी तारीखें आगे बढ़ती रहती हैं चूंकि वो ऊंची अदालतों तक नहीं जा सकते। इससे ये बात भी पता चल गई जो हमें पहले से भी मालूम थी कि अदालतों में इंसाफ का हासिल करना बहुत महंगा काम है, तो गरीब को तो इंसाफ मिल ही नहीं सकता। और ये एक तयशुदा फैक्ट है कि ना इंसाफी गरीब आदमी के साथ होती है, अमीर आदमी के साथ नहीं होती। और अगर अमीर आदमी के साथ होती भी है तो वो अपने पैसे और ताकत की बुनियाद पे उसको इंसाफ में बदल लेता है। जस्टिस गुप्ता एक जगह और कहते हैं, हम उनकी बात कोट करके फिर आगे बढ़ेंगे। एक जगह और कहते हैं कि ऑन दी अदर हैंड इफ ए रिच पर्सन इज ऑन बेल, कि अगर अमीर आदमी जमानत पे है, जमानत पे बाहर है और वांट्स टू डिले द ट्रायल ऑफ द प्रोसीडिंग, या कार्रवाई को लंबा करना चाहता है, उसको डिले करना चाहता है, तो टिल द अदर साइड गेट्स वर्चुअली फ्रस्ट्रेटेड, यानी यहां तक जो दूसरी पार्टी है जो लाजमी तौर पे गरीब है, विक्टिम है, जब तक वो फ्रस्ट्रेट ना हो जाए तब तक वो उसको डिले कराता रहता है। इसका मतलब इससे ये भी पता चल गया कि पैसे वाला आदमी इंसाफ के सिस्टम को अपने तौर पर इस्तेमाल करता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। जाहिर है उनका इशारा ट्रायल कोर्ट्स की तरफ भी है, तो ट्रायल कोर्ट्स में ही सबसे ज्यादा केसेस होते हैं, लाखों की तादाद में, बल्कि करोड़ों की तादाद में। एक जगह उन्होंने कहा कि हम कहते हैं कि कंट्री को जुडिशरी में फेथ है, लेकिन दूसरी तरफ हम जजेस शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर रेत में नहीं छुपा सकते सिर्फ इस वजह से कि कंट्री फेथ करती है, बल्कि आपको ये देखना पड़ेगा कि कंट्री में क्या कुछ हो रहा, जुडिशरी में क्या कुछ हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग टू जुडिशरी। इसका मतलब अगर जस्टिस दीपक गुप्ता जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, आप जो रिटायर हुए हैं, अगर वो ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में और डिफरेंट ट्रायल कोर्ट्स में बहुत कुछ हो रहा है जिसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। एक बात उन्होंने और कही जो मैं बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है काजमी साहब, चूंकि जो वकील हैं, वकील हमारी तरफ से जाकर अदालत में बात कहते हैं, कानून की रोशनी में बात कहते हैं, कानून की रोशनी में हमें बचाते हैं और जो मुजरिम होता है, रियल करपिट, उसको फंसाते हैं या उसको पकड़वाते हैं। लेकिन आप देखिए जस्टिस दीपक गुप्ता ने क्या कहा। जस्टिस दीपक गुप्ता, मैं बता दूं, 2017 में सुप्रीम कोर्ट आए थे और ऑलमोस्ट 3.5 साल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में काम किया, बड़ी बड़ी बेंचों की अगुवाई की। एक फैसला उनका जो हाल ही में एनआरसी वगैरह के जो आपने प्रोटेस्ट देखे, उसके संदर्भ में एक फैसला आया कि पीसफुल प्रोटेस्ट इज फंडामेंटल राइट ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन, यानी हर शहरी का यह हक है कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करे। आपने देखा कि सत्ता के जोर में पीसफुल प्रोटेस्ट को किस तरह दबाने की कोशिश की गई और दबाया भी गया। तो इस संदर्भ में उनका ये फैसला, ये डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जो बात कही, मैं जो बताना चाहता था वो यह है कि आई सी लॉयर्स आर्गू ऑन पॉलिटिकल साइड एंड आइडियोलॉजिकल साइड एंड नॉट ऑन द लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है काजमी साहब। उन्होंने कहा कि मैं वकीलों को देखता हूं कि वो पॉलिटिकल साइड पे जाके बहस करते हैं, आइडियोलॉजिकल साइड पे जाके बहस करते हैं, लेकिन कानून पे जाके बहस नहीं करते, यानी कि अपना पॉइंट कानून से सिद्ध नहीं करना चाहते, बल्कि अब उसमें पॉलिटिकल बातें लाते हैं ताकि अदालतों को ये पैगाम चला जाए कि ये किसी खास पॉलिटिकल पार्टी का केस लड़ रहा हूं मैं और कोई खास पॉलिटिशियन इसमें फंस रहा है और कोई खास आइडियोलॉजी है जिसकी मैं यहाँ रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं कोर्ट में। यानी वो एक ऐसा मैसेज देना चाहता है जुडिशरी को
کہ ایک خاص آئیڈیالوجی کے لیے میں کام کر رہا ہوں اور اس خاص آئیڈیالوجی کے لیے آپ کو فیصلہ دینا ہے. میں تو کم سے کم جسٹس دیپک گپتا کی اس بات کا یہی مطلب سمجھتا ہوں. یہ بہت خطرناک بات ہے قاضمی صاحب اگر یہ ہمارے دیش میں ہو رہا ہے کہ لائرز پولیٹیکل اور آئیڈیالوجیکل دباؤ میں لینا چاہتے ہیں عدالتوں کو اور اسی پر بحث کرتے ہیں اور قانون پر بحث نہیں کرتے چونکہ ان کی بنیادیں کمزور ہوتی ہیں, تو یہ پھر بہت خطرناک بات ہے. یہ انہوں نے بہت بڑی بات کہی ہے, بہت بڑا اشارہ کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جوڈیشری کو بھی سیاست کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. حال ہی میں 2-4 فیصلے ایسے آئے بھی ہیں, اجودھیا کا ایک فیصلہ اس میں ایسا مانا جا سکتا ہے. اس روشنی میں جو بیان اور جو اسپیچ جسٹس دیپک گپتا نے دیا ہے قاضمی صاحب, بہت سارے حالیہ کیسز کا جائزہ لینا ضروری ہو گیا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا دیش بحران میں چل رہا ہے, مہاماری ایک ایسی چلی ہوئی ہے. جسٹس دیپک گپتا نے اس کا بھی ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بحران کے سمے میں جیسا کہ اب چل رہا ہے, یعنی کورونا کا جو کرائسس چل رہا ہے, اس میں انہوں نے کیا بات کہی ہے بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہ تو میں ہوں نہ آپ ہیں, یعنی آپ سے مراد جو ججز بیٹھے ہوئے تھے ان کی فیئر ویل پروگرام میں, اور جو وکیل بیٹھے ہوئے تھے, منسٹر بیٹھے ہوئے تھے, یعنی طاقتور لوگ بیٹھے تھے اور امیر ترین لوگ بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بحران کے سمے میں نہ میں ہوں نہ آپ ہیں, بلکہ غریب لوگ ہیں جن کے حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, یعنی جن کے رائٹس کا وائلیشن ہو رہا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزدور سڑکوں پر مارے پھر رہے ہیں, ان کے ادھیکار نہیں مل رہے ہیں, ان کی طرف ہم دھیان نہیں دے رہے ہیں, شراب کی دکانیں ہم کھول رہے ہیں اور امیروں کا ہم خیال رکھ رہے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا 1-2 مثالیں دے کر اپنی بات پوری کروں گا, پھر آپ کے سوال کے لیے تیار رہوں گا. جسٹس دیپک گپتا صاحب نے جو بات کہی ہے, ہم اپنے آپ کو اسی کے فریم میں رکھیں گے اور اپنی طرف سے جوڈیشری پر کوئی بات کہیں نہیں کہیں گے. ہم جوڈیشری کی کا کوئی ہنن نہیں کریں گے, اس کی کوئی کنٹیپٹ نہیں کریں گے. جو کچھ انہوں نے کہا ہے جسٹس صاحب نے, بس اسی کے فریم میں رہ کے ایک وشلیشن کرنے کی کوشش کریں گے. انہوں نے کہا کہ امیر لوگوں کے لیے انصاف ہے اور طاقتور ترین لوگوں کے لیے انصاف ہے. اس کی ایک مثال ہم نے ابھی دیکھی. ایک چینل ہے ریپبلک, اس کے مالک اور چیف ایڈیٹر ہیں ارنب گوسوامی. وہ جس کو جس طرح چاہے اپنے چینل پر لتاڑتے ہیں, ہانکتے ہیں اور جو چاہے الزام لگا دیتے ہیں, کوئی ثبوت ہو یا نہ ہو. ہم یہاں یہ کلیئر کر دیں کہ ہم یہاں کسی وشیش پارٹی کے اسپوکس پرسن نہیں ہیں. پال گھر مہاراشٹر میں ایک کیس آپ نے سنا ہوگا, 2 سادھوؤں اور ان کے ایک ڈرائیور کی لنچنگ ہوئی اور اس کو اس چینل نے ایک خاص ریلیجیس کلر دینے کی کوشش کی. میں تھوڑا سا کھل کے کہنا چاہتا ہوں, ایک طرف تو اس کو ایسا رنگ دینے کی کوشش کی کہ شاید مارنے والے سادھوؤں کے ورگ سے نہیں تھے. ایک ایسا پیغام دینے کی کوشش کی کہ اس کے پیچھے سونیا گاندھی ہے, کوئی پارٹی ہے, کانگریس ہے یا کرسچن ہے. اور انہوں نے کھل کر ایسا آروپ لگایا کہ جس کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا. تو کانگریسیوں نے دیش کے 5-6 استھانوں پر ان کے خلاف FIR کرا دی. اس FIR سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ ارنب گوسوامی کو پولیس گرفتار کر سکتی ہے. ارنب گوسوامی نے فوراً سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کی. میں یہاں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب یہ لاک ڈاؤن ہوا تو سپریم کورٹ نے بہت ہی کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ ہم ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کیسز سنیں گے اور بہت ہی امپورٹنٹ نیچر کے جو کیسز ہوں گے, ارجنسی والے ہوں گے, جان و مال کے تعلق سے ہوں گے, اسی کو ہم کیسز کو سنیں گے, باقی ہم کیسز نہیں سنیں گے. لیکن ارنب کا کیس ان تمام کیٹیگریز میں فٹ نہیں بیٹھتا تھا, لہذا انہوں نے رات کو 8:30 بجے رجسٹری میں اپنی ریٹ ڈالی اور اگلے دن 10:30 بجے بینچ کے سامنے ان کی سنوائی ہو گئی. میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ ارنب پیسے والا بھی ہے, طاقتور بھی ہے, اسی لیے اس نے اپنا ایک طاقتور وکیل کھڑا کیا, مکل روہتگی. مکل روہتگی نے بحث کی اور تھوڑی سی بحث کے بعد سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا. اس کو سننا بہت ضروری ہے. کیا فیصلہ دیا کہ پورے ملک میں جہاں جہاں FIR ہو رہی ہے اس پر روک لگا دی جائے.
जहां जहां एफआईआर हो गई है वो सारी एक जगह इकट्ठी करके बंबई भेज दी जाए। चूंकि ओरिजिनल एफआईआर महाराष्ट्र के एक मंत्री ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ पुणे में कराई थी, तो ये ऑर्डर भी दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि पुणे से ये एफआईआर ट्रांसफर करके बंबई में लाई जाए, क्योंकि अर्नब गोस्वामी का जो दफ्तर है रिपब्लिक का वो मुंबई में है। तो देखिए कितनी सारी राहतें अर्नब गोस्वामी को मिल गई। उसी के साथ एक जो बड़ी राहत दी गई वो ये थी कि 3 हफ्तों के लिए पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई, यानी जो गिरफ्तारी हो सकती थी, इन्वेस्टिगेशन का कह दिया गया कि इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो अब आप ये देखिए कि ये तो हाँ एक। अब मैं आपको एक दूसरी मिसाल देता हूं। उसी से कुछ पहले, 1-2 दिन पहले, जमीयत उलमा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक रिट पिटीशन डाली थी कि अर्नब गोस्वामी के चैनल और बहुत सारे चैनल एक विशेष जमात यानी तबलीगी जमात के नाम पर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, टारगेट किया जा रहा है, और उसकी बुनियाद पर पूरे मुल्क में उनका सोशल बाइकाट हो रहा है और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जमीयत उलमा ने सिर्फ 2 गुहार लगाई थी। एक तो फौरी तौर पर इस प्रोपेगेंडा पर रोक लगाई जाए, और दूसरे इन चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, काफी देर लगाई सुनवाई करने में, और फिर जो 3 हफ्ते बाद का समय दिया, कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं दिया, कोई इंटरिम रिलीफ नहीं दिया। चैनलों को बिल्कुल नहीं कहा कि आप प्रोपेगेंडा मत करिए, और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को पार्टी बनाने के लिए जरूर आदेश दिया। लेकिन जो पूरे मुल्क में 20 करोड़ से ज्यादा जो एक आबादी है, जो स्टेक पर थी, जिसका वकार स्टेक पे था, उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। तो जस्टिस दीपक गुप्ता के इस स्पीच के फ्रेम में अगर आप रखे देखें तो ये 2 ताजा मिसालें आपको मिल जाती हैं कि हाँ, देश में ऐसा ही हो रहा है, कमजोरों को इंसाफ नहीं मिलता, ताकतवरों को मिल जाता है। तो वदूद साजिद साहब, एक देखिए, इसी रोशनी में जिस तरह से आपने कहा कि जस्टिस गुप्ता की बात के अंदर हम बात करेंगे, मैं भी सवाल उसी के अंदर रहते हुए और करना चाहता हूँ। वो ये कि उनके इस फैसले के खिलाफ, जिसमें उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए जा सकते हैं, नागरिकों का हक है, अब जबकि जस्टिस गुप्ता रिटायर हुए हैं, और बहुत मुमकिन है अब के बाद रिटायर होने वाले जज जो अब जैसा कि उन्होंने खुद कहा कि शतुरमुर्ग की तरह से हम रेत में मुंह नहीं दे सकते, हो सकता है कुछ ऐसे ही रेत में मुंह देने वाले लोग अब के बाद फिर इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी बातें करें। लेकिन इस बीच में जो जामिया में प्रोटेस्ट करने वाले लोग, शाहीन बाग में प्रोटेस्ट करने वाले लोग, उनको अब गिरफ्तार किया जा रहा है, और आतंकवादी के खिलाफ जो कानून लगता है यूएपीए, वो कानून लगाया जा रहा है। तो ये इनके रिटायरमेंट भी नहीं हुआ था कि ये कार्रवाई शुरू कर दी गई, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। दूसरी तरफ जो वाकई कल्प्रिट थे, जिन्होंने बहुत ही हेट स्पीचेस दी थी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी वकीलों की बात जैसे आपने कही, मैंने कल ही एक सोशल मीडिया पर कड़कड़ डुमा के किसी वकील की तरफ से एक पोस्ट देखा जो यूट्यूब उस पर आ गया सोशल मीडिया पर। वो ये कह रहा है कि अगर मुसलमान से सामान ना खरीदने पर आपके खिलाफ अगर एफआईआर हो तो मैं फ्री आपका मुकदमा लड़ने के लिए तैयार। तो एक तरफ वो वकील हैं जिनकी तरफ जस्टिस गुप्ता ने इशारा किया कि वो पॉलिटिकल दबाव में लेना चाहते हैं। तो आखिर इन सब चीजों का समाज को क्या फायदा होगा अगर इसी तरह से रिटायरमेंट के वक्त, फेयरवेल के वक्त ये बहुत अच्छी अच्छी बातें आ जाएंगी, लेकिन ग्राउंड पर वो होगा जो हो रहा है, जो खुद उनके जजमेंट के खिलाफ है। इस सूरत को आप किस तरह से देखते हैं? आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, मैं ये मानता हूँ, मेरा मानना है और मुझे यकीन है कि ऐसे जजेस जो रिटायरमेंट के वक्त अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वो अपनी जिंदगी में, यानी जब उन्होंने फैसले सुने,
मुकदमे सुने और फैसले किए, उस वक्त भी हमें यकीन है कि उन्होंने कोई अच्छे फैसले ही किए होंगे और अपना जो अंतरात्मा है उसकी आवाज को सुनकर फैसले किए होंगे। इसकी मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जस्टिस मार्कंडे काटजू एक बहुत मशहूर नाम है, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। वो अपने फैसले करने के जमाने में, यानी जब वो जज थे उस वक्त भी वो बड़े मशहूर थे। वो पुलिस के खिलाफ बहुत सख्त बातें करते थे, स्ट्रक्चर पास करते थे, सरकार के खिलाफ स्ट्रक्चर पास करते थे, कमजोरों के हक में स्ट्रक्चर पास करते थे, और अपने फैसलों में वो खुलकर ये बात कहते भी थे। और वो हमेशा ये कहते थे कि जस्टिस सिस्टम जो है वो गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं है। और वो उनका ये मानना था कि नाइंसाफी अमीर से होती है, गरीब के साथ नाइंसाफी होती है, अमीर के साथ नहीं होती। उनका भी ये कहना था कि अमीर इंसाफ खरीद सकता है, गरीब नहीं खरीद सकता। तो मेरा यकीन है कि जो जज रिटायरमेंट के वक्त अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वो रिटायरमेंट से पहले जब अदालत में होते हैं, कुर्सी पर होते हैं, तो उस वक्त भी वो अच्छे फैसले ही करते होंगे। लेकिन अब ये देखना है, अच्छा खाली कोई एक जज नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो शायद 36 या 37 है जो अप्रूव्ड है, लेकिन इस वक्त 31 या 32 जजेस काम कर रहे हैं। तो कोई एक ही जज नहीं होता, हर जज की इतनी ही पावर होती है और हर जज किसी एक तरह का फैसला नहीं करता। मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ गई। एक बहुत बड़े एक्सपर्ट ने, लीगल एक्सपर्ट ने ये बात कही हिंदुस्तान के, कि हिंदुस्तान का जो जुडिशरी है वो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि अगर किसी एक केस में, सिमिलर केस में एक ये फैसला दिया गया था तो उसी तरह के एक केस में ऐसा ही फैसला आएगा। ये वैरी करता है जज टू जज। तो ये जो जस्टिस दीपक गुप्ता ने एक बात कही है, और बहुत बड़ी बात कही है, आज तक शायद किसी जज ने ऐसी बात नहीं कही थी, कि हम जजों की क्या जिम्मेदारी है। उन्होंने उन जजों की जिम्मेदारी याद दिलाई है जो अभी तक रिटायर नहीं हुए और जो अभी कुर्सी इंसाफ पर बैठे हैं, कि हम शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर रेत में नहीं दे सकते। ये उन्हीं के लिए कही है। शायद शायद जो अच्छे जज हैं, या कुछ जज ऐसे हैं कि जो अभी तक पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल आर्गुमेंट के दबाव में आते थे, शायद अब वो इस पर गौर करें कि ये जिम्मेदारी तो उन्हीं की है कि वो शुतुरमुर्ग की तरह सर न दें, बल्कि इस पर ध्यान दें, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, उसको करेक्ट करें, उसको एड्रेस करें। इससे ये भी पता चल गया काजमी साहब कि कोई सरकार कितनी ही ईमानदार आ जाए, हालांकि मैं नहीं मानता कि कोई सरकार ईमानदार हो सकती है, लेकिन कोई सरकार कितनी ईमानदार आ जाए, वो जुडिशरी में फैले हुए उस तरह की चीजों को, जैसे जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा, ठीक कर सकती है। ये ठीक करने की जिम्मेदारी जजों की ही है। तो मैं जो जुडिशरी में इस वक्त जो जज हैं, मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि जस्टिस दीपक गुप्ता की बात पर कान धरें और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें। मैं जो आपको और कुछ बातें बताना चाहता था, जल्दी जल्दी मैं छोटी सी बात और मिसाल एक दे देता हूं। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया गया, सख्त दफात में तमाम लीडरों को पकड़ लिया गया, यहाँ तक कि आम लोगों को पकड़ लिया गया, PSA लगाया गया, महीनों तक वो लोग बंद रहे, कम्युनिकेशन बंद रहा, कोई जल्दी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद आगे आइए, NRC पूरे मुल्क में जिसने अफरा तफरी मचा दी जिस इशू ने, और जिस इशू की वजह से क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई सब सड़कों पर आ गए, उसके केसेस में सुनवाई में कोई जल्दी नहीं। ये मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। 15 दिसंबर को, जैसे आपने कहा कि जामिया में तशद्दुद हुआ, वायलेंस हुआ, पुलिस ने लाइब्रेरी में जाकर जो लाइब्रेरी में निहत्ते स्टूडेंट पढ़ रहे थे उन पर जुल्म किया, लड़कियों पर जुल्म किया, उनके हाथ पांव तोड़ दिए, मगर सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं, यानी जल्दी सुनवाई नहीं, और लंबी लंबी डेट्स। JNU में हमला हुआ, सुप्रीम कोर्ट में कोई जल्दी सुनवाई नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमला हुआ, कोई जल्दी सुनवाई नहीं। शाहीन बाग प्रोटेस्ट वाले गए, कोई जल्दी सुनवाई नहीं, लंबी लंबी डेट्स दी गई। हालांकि यही जस्टिस गुप्ता उस वक्त थे और ये कह चुके थे कि पीसफुल प्रोटेस्ट हर एक का राइट है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा, काजमी साहब 1 मिनट में एक बात और बता देना चाहता हूँ। ईस्ट दिल्ली में 24 फरवरी को राइट्स हुए, उसमें कितने लोग मारे गए, उसमें वो राइट क्यों हुए?
सब कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है, पूरी दुनिया में लिखा जा रहा है कि बीजेपी का लीडर कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर मिनिस्टर और प्रवेश वर्मा, इनके हेटफुल बयानात से वहां राइट्स हुए। जस्टिस एस मुरलीधर, जो दिल्ली हाई कोर्ट के बहुत सीनियर जज थे, उन्होंने ओरिजिनल बेंच में सुनवाई की और ऑर्डर दिया दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कि इनकी वीडियो देखकर 24 घंटे के अंदर अंदर कार्रवाई कीजिए और कल हमें आकर बताइए कि आपने क्या कार्रवाई की। लेकिन आप देखिए, इंसाफ, जो जैसा जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि इंसाफ पैसे वालों के लिए है और ताकतवर लोगों के लिए है। तो पैसे वालों ने, जो कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परेश वर्मा, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जस्टिस मुरलीधर का रातों रात ट्रांसफर हो गया पंजाब। ये ताकतवर लोगों ने कर दिखाया। 24 घंटे में कार्रवाई का हुक्म था, लेकिन नहीं हुई। ओरिजिनल बेंच का ऑर्डर था। अगले दिन जब दूसरी बेंच बैठी, जिसकी अगुवाई दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल ने की, तो उन्होंने 24 घंटे क्या, उन्होंने तो एक लंबा समय दे दिया, शायद 1 महीना दे दिया। मगर आज तक हमें नहीं मालूम कि क्या कार्रवाई हुई कपिल मिश्रा के खिलाफ, अनुराग ठाकुर के खिलाफ, परेश वर्मा के खिलाफ। दूसरी तरफ, जैसे आपने कहा कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, उनको उठाया जा रहा है, संगीन धाराएं लगाई जा रही हैं, जामिया से लोगों को उठाया जा रहा है। ईस्ट दिल्ली में जहां राइट्स हुए थे, वहां से विक्टिम्स को उठाया जा रहा है, लॉकडाउन के दौरान उठाया जा रहा है। और अब तो रोजेदारों का महीना चल रहा है, रमजान, उसमें उठाया जा रहा है। आप ये देखिए कि वही हो रहा है जो जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि पैसे वाले को और ताकतवर लोगों को इंसाफ मिल जाता है और गरीब लोगों के साथ खुली नाइंसाफी होती है। मैं एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बता के अपनी बात पूरी करता हूं कि यूपी में NRC के खिलाफ जगह जगह प्रोटेस्ट हुए। उसके बाद बहुत से लोगों के होर्डिंग्स लगाए गए। उन होर्डिंग्स में लोगों को बदनाम किया गया और कहा गया कि इन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया और इन्हीं से उसकी भरपाई की जाएगी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 100 मोटू लिया और फौरन ऑर्डर दिया कि आप इस तरह से बदनाम नहीं कर सकते जब तक कि अभी साबित नहीं हुआ, आप इनकी होर्डिंग्स हटाइए। तो आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट में केस आ गया और आज तक वो होर्डिंग्स नहीं हटाए गए। तो हम जो सरकारें हैं, वो एक खास आइडियोलॉजी पर काम करती हैं। जैसा कि जस्टिस दीपक गुप्ता ने इशारा दिया कि वकील आइडियोलॉजी की बुनियाद पर बहस करने लगे हैं, कानून की बुनियाद पर बहस नहीं करते। तो एक खास आइडियोलॉजी की जब सरकार आती है, तो वो किस तरह से काम करती है कि वो हाई कोर्ट का ऑर्डर की उसकी नजर में कोई अहमियत नहीं, सुप्रीम कोर्ट आती है तो उसको रिलीफ मिल जाती है। ये बहुत ही तकलीफ की सूरत हाल है। आपने जो एक बात पूछी थी कि अब ऐसे में क्या हो सकता है, तो मैं ये कहता हूं कि जब सरकारें चुनी जाएं, तो ये काम पब्लिक का है कि वो ये देखे कि उस सरकार ने जुडिशरी को दबाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए, गरीबों के साथ नाइंसाफी कैसे कैसे की, अमीरों को कैसे कैसे बचाया। और दूसरी तरफ जुडिशरी को, जैसे कि जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर नहीं देना चाहिए। और जो हमारे जज अभी रह गए हैं और जो बहुत अच्छे भी हैं, हम किसी सबको एक साथ नहीं लपेट सकते, अच्छे अच्छे जज भी हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है कि प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें और जहां ये होता हो कि अमीरों को इंसाफ मिल रहा हो, गरीबों के साथ नाइंसाफी हो रही हो, वहां अपने जमीर की आवाज सुनकर फैसला करें। अब आप देख लीजिए कि जगह जगह पूरे मुल्क में तबलीग के नाम पर सताया जा रहा है, संगीन धाराएं लगाई जा रही हैं, जेलों में भेजा जा रहा है। जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, आइसोलेशन मुद्दत पूरी हो गई, क्वारंटीन मुद्दत पूरी हो गई, उनको भी सताया जा रहा है। मगर सुप्रीम कोर्ट में कोई जल्दी सुनवाई नहीं हो रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वदूद साजिद साहब। मैं आखिर में एक सवाल और करना चाहता था, लेकिन ये अब ऑब्जर्वेशन के तौर पर मैं बता रहा हूं, चूंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लंबा नहीं चल सकता। ये जो किस्में आपने जजों की बताई वो तो एक, लेकिन एक और किस्म है जजों की जिसकी तरफ आप शायद मुतवज्जे इस वक्त नहीं हो पाए, लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये जरूर बताऊंगा कि एक जज जस्टिस गगोई उन 4 जजों में थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहने वालों में थे जस्टिस चलमेश्वर के साथ कि अदालतों में सब कुछ ठीक नहीं है, पब्लिक को बताने के लिए आए थे। और बाद में जमहूरियत खतरे में है। जमहूरियत खतरे में है। बाद में
उन पर एक महिला के जरिए इल्जाम लगाया गया या लगवाया गया, ये तो इन्वेस्टिगेशन की बात है, जो इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई गई, और और जो उसके अब कभी बाद नहीं होगी। जो कभी नहीं होगी, और उसके बाद उनसे जो फैसले लिए गए रफाइल वाले मामले पर, करप्शन जो हजारों करोड़ का है, वो वाला केस अपने हक में करा लिया गया, जैसा कि बताया जाता है। अयोध्या वाला केस अपने हक में करा लिया गया, और बहुत कुछ उनसे करा लिया गया, और वो इतना रंग बदल चुके जो बाद में राज्यसभा के मेंबर भी बने। वो भी जुडिशरी के उन जजों में थे जो 4 हिम्मत करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। तो ये जुडिशरी में ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है, और हमें बहरहाल फिर भी ये उम्मीद करनी चाहिए कि सब कुछ ठीक हो और डेमोक्रेसी मजबूत हो। मीडिया का क्या हाल है, आपने बताया किस तरह से उसको सपोर्ट किया जाता है, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं। दूसरी तरफ जजों का क्या हाल है, और खुद जस्टिस गुप्ता ने जो बातें कही हैं, वो बहरहाल पूरे मुल्क को, दुनिया को उस पर गौर करने की जरूरत है। आखिर में अपने दर्शकों से मैं फिर बताऊंगा कि वदूद साजिद साहब का अपना एक यूट्यूब चैनल है, जिसका लिंक हम इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के शुरू में ही हम दे रहे हैं, उसको भी आप जाकर के उनकी वीडियोस आप देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।